अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म की। जी हां, कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया है। मियाँ शहबाज शरीफ को ऐवान में 174 वोट मिले हैं। नाज़रीन, मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ भी उठा लिया। ऐवानी सदर में कुछ देर पहले हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने मियाँ शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन भी किया और उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर ने इस यकीन का इजहार किया कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उनको वुसअत देने के लिए मज़ीद एफ़र्ट्स की जाएंगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म ऐवान से अपने पहले खिताब में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, कोई हुकूमत आए या जाए ये जो दोस्ती है ये हमेशा कायम रहेगी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि चीन ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, सी पैक को पाकिस्तान स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें अफगानिस्तान में अमन चाहिए, हमें हर फोरम पर अफगान आवाम के लिए आवाज़ उठाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करते हुए सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि जो कम से कम उजरत है वो 25,000 रुपये कर दी गई है और 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया, जिस पर अमल दरामद 1 अप्रैल से होगा, यानी इस महीने के आगाज़ से ही। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक कर देंगे। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के तहत आटा सस्ता करने का भी ऐलान किया है और साथ ही साथ बेनज़ीर कार्ड बहाल और तलबा के लिए भी दोबारा तालीमी वज़ाइफ शुरू करने का ऐलान किया है। ये पाकिस्तान में होने वाली जी एक बड़ी पेशरत, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर जो आज हमने शामिल की है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रोग्राम में बात कर लेते हैं कुछ रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये जंग जो है ये 47वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस जंग में 1793 से ज़ायद शहरी मारे जाने की तस्दीक कर दी है, जबकि 2793 ज़ख्मी भी हुए हैं। अल जज़ीरा टीवी बताता है कि यूक्रेनी फ़ौज ने जंग में 19,500 रूसी फ़ौजियों को मारने का दावा किया। जर्मन नशियाती इदारे DW की बात करें तो उसने बरतानवी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया कि यूक्रेनी अफवाज ने रूस की जानिब से मुल्क के मशरकी हिस्से में किए जाने वाले कई ताज़ा हमले नाकाम बना दिए हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर जो हैं ज़ेलेंस्की वो ये कहते दिखाई देते हैं कि रवां हफ्ता जंग के हवाले से मुश्किल रहेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इस पर हम हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हम उनसे डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस जंग को रुकवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर हैं उन्होंने रूसी सदर से मुलाकात की है। इससे पहले भी खैर बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इस जंग के बाद किसी भी यूरोपीय रहनुमा की पहली बराह रास्त मुलाकात है जो 90 मिनट तक जारी रही है। आलमी मीडिया बता ये रहा है कि इस मुलाकात में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने यूक्रेन में मुमकिन जंगी जराइम का मामला उठाया और जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। उन्होंने मॉस्को पर जंग के खात्मे पर भी जोर दिया है। नाज़रीन, मॉस्को हुकूमत ने स्वीडन और फिनलैंड को मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बनाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि इस इक़दाम से यूरोप में इस्तेहकाम का जो रास्ता है वो हमवार नहीं हो पाएगा। बताना हमें आपको ये भी है यहाँ पर कि फ़रीक़ैन के दरमियान कई हफ्तों से जारी जो जंग है और इसमें होने वाले जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इस पर रिपोर्ट आ चुकी है, अल जज़ीरा हो या दीगर इंटरनेशनल मीडिया हो वो इस पर रिपोर्ट करता रहता है। हमने भी इस बारे में एक डिटेल पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार किया, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। रूस और यूक्रेन में जंग 47वें रोज में दाखिल हो चुकी है। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने जंग में 19,500 रूसी फौजी हलाक, 154 तैयारे, 137 हेलीकॉप्टर और 725 टैंक तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि मुतहरब इलाकों से मजीद 2,824 अफराद को निकालते हुए ज़ेपोरिया शहर पहुंचा दिया गया है। जर्मन नशियाती इदारे ने बरतानवी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेनी अफवाज ने रूस की जानिब से मुल्क के मशरकी हिस्से में किए जाने वाले कई ताज़ा हमले नाकाम बना दिए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रवां हफ्ता जंग के हवाले से मुश्किल रहेगा। उन्होंने जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि रूसी फौज ने हजारों शहरियों का कत्लेआम किया
और ये सिलसिला अब भी जारी है। मुतालबा भी किया कि रूसी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमें तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक, एंटी शिप और जंगी साजो सामान मुहैया किया जाए। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाके में बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमले के पेश नजर यूक्रेनी फौज मोर्चाबंदी कर रही है। रूस का मशरिक में मुमकिन नया हमला अब तक होने वाली जंग में फैसला कुन साबित हो सकता है। यूक्रेन की फौजी कमांडर के मुताबिक रूस मारियोपोल में भी अपने हमले जारी रखे हुए है, जो 1.5 महीने से इसके घेरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की जारी रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन की जंग में 1793 से ज्यादा शहरी मारे गए हैं, जिनमें 180 बच्चे भी शामिल हैं। जंग के दौरान 2439 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 45 लाख यूक्रेनी शहरी अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। दूसरी जानिब क्रोएशिया ने मॉस्को के यूक्रेन पर हमले और वहां वहशियाना जारहियत पर रूसी सफारत खाने के 24 अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। उधर मॉस्को हुकूमत ने स्वीडन और फिनलैंड को मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इससे यूरोप में इस्तेहकाम का रास्ता हमवार नहीं होगा। क्रेमलिन की तर्जमान ने कहा कि रूस का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये इत्तेहाद तसादुम की राह अपनाने का एक हथियार है और इसमें मजीद तौसीब बराज़म यूरोप में इस्तेहकाम का सबब नहीं बनेगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने टीवी इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितनी वो चाहते हैं। मॉस्को अमन मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन नहीं रोकेगा। बिल्कुल जी, अभी तक तो ये फौजी ऑपरेशन जो है ये रुकता हुआ दिखाई नहीं देता है। सूरत हाल किस जानिब जा सकती है, सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये हम जान लेते हैं। असद महमूद साहब से माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। असद साहब तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, उनकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही है। असद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोशिश करते हैं जी दोबारा से हम रब्ता करें ताकि असद साहब से बात हो सके। बात आज हमें उनसे ये करनी है कि ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, उन्होंने जो मुलाकात की है और ये 90 मिनट्स तक जो मुलाकात जारी रही है, इस मुलाकात से क्या हासिल होने वाला है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रूसी सदर से किसी भी इस जंग के बाद किसी भी आलमी रहनुमाओं की बराह रास्त जो मुलाकात है ये पहली बार हुई है, और ये जो इतना ज़्यादा इसमें टाइम लगा है, इसमें क्या चीज़ें तय की गई हैं? असद साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? आप देखिए, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कम आ रही है जी। अरसलान, प्लीज़ अगर आप बढ़ा सकें। बिल्कुल। अच्छा असद महमूद साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो मुलाकात हुई है ऑस्ट्रिया के चांसलर की रूसी सदर से, क्या इससे हासिल वसूल हुआ, क्या हासिल वसूल हो सकता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये मुलाकात हुई है और आप ये देख लें कि ये 47 दिन हो गए इस जंग को। आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है अभी? कैन यू हेयर मी? आप जी A1 है सर जी, ऑलराइट। और ये मुलाकात 90 मिनट की थी, मॉस्को के सबर्ब्स में एक लिहाज से हुई है, और उसके अंदर उनका कहना था, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, कि इट वाज वेरी स्ट्रेट, वेरी डायरेक्ट, और जिसको कहते हैं जी कि बड़ा सीरियस किस्म की ये डिस्कशन थी, और उसके अंदर उनका यही मुतालबा था कि किसी सूरत के अंदर ये जंग जो है इसको बंद किया जाए। नो, दैट वाज द मेन एस्पेक्ट जिसको इस डिस्कशन को आप ये देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात भी मैं आपसे अर्ज करूं कि इन 47 दिनों के अंदर ही इज द ओनली, जिसको कहते हैं यूरोपियन लीडर के जिनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट प्यूटन से। अदर देन दैट आप ये देख लें कि जिस तरह का नुकसान हुआ है, आप यूक्रेन को देखते हैं, मैन, मटेरियल, बच्चे, औरतें, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा, माजरत उसके लिए बहुत ज्यादा। अच्छा साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आपका जो कैमरा है उसको अगर आप रोटेट कर लेंगे तो फिर हम आपको ऑन एयर कर पाएंगे। बहुत माजरत के साथ अगर आप कर सकेंगे प्लीज़। ऑलराइट, ये अभी देखिएगा। इज इट ओके? जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़, फरमाइएगा। ऑलराइट, तो उसमें मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये सारा कुछ हो रहा है, यूक्रेन का जिस कदर नुकसान हो रहा है वो भी सारी दुनिया के सामने है, बट प्रैक्टिकली आप देखें, हम भी पिछले ऑलमोस्ट को कई हफ्तों से सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा लगता है कि कोई एक सॉलिड कंक्लूजन पे एक लिहाज से ये इवेंट नहीं खत्म हो रहे। अब हम फील करते हैं कि आप जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर आप तबाही और बर्बादी एक लिहाज से देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपकी रिपोर्ट भी मैंने सुनी है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि जो कुछ नुकसान हुए हैं रशियन आर्म फोर्सेस के, और बिल्कुल हुए हैं। इवन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ऑफेंसिव मैं फील कर रहा था
کہ رشیا کے سامنے یوکرین کی تو ایک لحاظ سے کوئی ویلیو نہیں آتی. اینڈ آئی فیل، میرا یہ آئیڈیا تھا کہ چند ہفتوں کی بات ہے اور رشیا جس طریقے سے چاہے گا یوکرین اس کو سنے گا، اس کے ایک لحاظ سے شرائط پہ عمل درآمد کرے گا. 47 days مین کہ آلموسٹ کو 10-12 دنوں کے بعد 2 مہینے ہو جائیں گے، اور 2 مہینوں کے اندر بھی آپ یہ وہ یوکرین آرم فورسز کی، یوکرین کی لوگوں کی، اور ٹھیک ہے ہم زلنسکی کی ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ریزالو میں نے دیکھا ہے، جس طریقے سے وہ سامنے آئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، ڈیفینڈ کیا. اب یہی تو سچویشن ہے کہ اب رشیا کو اپنی اس ساری اسٹریٹجی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کو ایک لحاظ ان کو آلٹر کرنا پڑ رہا ہے. کیو پہ وہ جانا چاہ رہے تھے، کیو سے واپس ہوئے ٹروپس کو وہ دوسری طرف لے کر آ رہے ہیں، ایسٹرن ریجن کی طرف لے کر آ رہے ہیں. ماریو پول جو ہے، بہت ساری متضاد خبریں آ رہی ہیں، اس میٹر آف فیو ڈیز اٹ از گوئنگ ٹو بی بیسیکلی ود رشیا. لیکن آپ دیکھیں نا کتنی ٹف ریزسٹنس ہے جو کہ ایک لحاظ سے رشین آرم فورسز کو دی گئی ہے. اچھا دوسری طرف جو رشین آرم فورسز کے نقصانات ہیں وہ بھی دے آر ٹرمینڈس، وچ ایون ایک جنرلی جو ملٹری اینالسٹ تھے وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے کے نقصانات ہوں گے، بیکاز ان کے اندر بہت ساری ایک لحاظ سے پالیز ہیں، ان کے آرمر کالر موو کر رہے ہیں، ان کے باقی سارے ٹروپس موو کر رہے ہیں، دیر از نو ایئر کور ان کے ساتھ. اچھا پھر دوسری چیز ایک جو سب سے ضروری ہے نا اسی کانفلکٹ کے اندر، ملٹری کانفلکٹ جو چل رہا ہے، کہ جس طرح کے اینٹی ٹیک میزائل امریکہ نے بیفور دی وار 2000 دیے، ڈیورنگ دی وار 2000 اور پہنچ گئے 4000 یہ انہوں نے جیولن میزائل دیے ہیں، ویری ایکوریٹ اگینسٹ دی ٹینکس. اچھا اسی کے ساتھ کو 3700 میزائل جو ہیں وہ اس کو یوکے نے دے دیے. سو دیٹ مین کہ دیٹ از اے پورٹنٹ فورس وچ از اویلیبل بیسیکلی ود دی یوکرینین ٹروپس جو ہے وہ رشین پہ ہوئی ہے، اور ان کے آلموسٹ کوئی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 700 ٹینک ان کے مارے ہیں، بٹ آئی فیل کہ 400-500 کے قریب ٹینکس جو ہیں ان کے ڈیمیج ہوئے، اینڈ اٹس ایٹ لیسٹ اٹس اے بگ ڈیمیج ان اے وے اگر دیکھا جائے تو. تو میں یہ سمجھتا ہوں آسمان کہ اسد صاحب ایک اور چیز جو ڈسکس ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر وہ یہ ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کو یہ جو مغربی دفاعی اتحاد ہے، نیٹو ہے، اس کا حصہ بنائے جانے پر انہیں تحفظات کا اظہار کیا اور کہا یہ ہے کہ اس اقدام سے یورپ میں استحکام کا راستہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہوگا، امن کو خطرات ہیں. اس بیان کو، اس مطالبے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں نا، اگر آپ کو یاد کریں کہ جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی تھی اور رشیا کو آپ نے یو ایس ایس آر کو بریک اپ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، رشیا کو آپ نے ایک سائڈ پہ دیکھا تھا، دین دیر واز انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی امریکہ اینڈ دی رشیا کہ کسی صورت کے اندر بھی وہ ایسٹ ورڈ موو نہیں کریں گے اور رشیا کی طرف ایک لحاظ سے یورپین یونین یا نیٹو کو ایک لحاظ سے نہیں لے کر آئیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج نیٹو کے اگر 30 رکنی یہ اتحاد ہے اور امریکہ اس کا سرٹنلی بالکل اس کو لیڈ کر رہا ہے اور ہر چیز کو ایک لحاظ سے ڈیل کر رہا ہے. میں نے آپ سے یہ تذکرہ جو کیا میزائلز کا، مختلف طرح کے اور ویپنز کا، اس کو آپ لنک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ جو وار مطلب انڈسٹری ہے، یا آپ سے کہ جو جس طرح کے ایمونیشن، جس طرح کے میزائل، جس طرح کی ساری چیزیں یہ ویسٹرن کنٹریز اور پھر امریکہ ایک لحاظ سے پروڈیوس کر رہا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ ٹیسٹ بھی کی ہیں. اور اگر ان اے وے دیکھا جائے کہ رشیا نے تو کسی ملک کو اس طریقے سے تھریٹ نہیں کیا تھا، اور اگر ان کی موومنٹ ٹورڈز رشیا یہ ایسٹ ورڈ نہ ہوتی اور جس طرح کے رشیا کے تحفظات ہیں اگر ان کو میٹ کیا جاتا، تو پرابلم میں تو یہاں تک بھی کہنے کا تیار ہوں کہ ایون نیٹو کی تو ایک لحاظ پہ ضرورت نہ پڑتی. فائن انہوں نے یہ ضرورت کرنی تھی، انہوں نے اپنا آپ کو ایک لحاظ سے اوکیبائبل رکھنا تھا، اور رشیا کو پھر وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹریپ کے اندر یہ لے کر آئے ہیں. رشیا کو وہ اس لیول پہ لے کے چلے گئے کہ فائن اسٹیج کے ہیں کہ جہاں پہ رشیا نے پھر ایک لحاظ سے اپنا اٹیک لانچ کر دیا. رشیا جس لیول پر ہے ابھی، یوکرین جس لیول پر ہے، وہاں سے واپسی ممکن ہے؟ امن کی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے؟ یا وہ اہداف جن کا آپ بار بار ذکر کرتے رہے ہیں رشیا کی جانب سے جو حاصل کیے جانے تھے یا رشیا جو چاہتا تھا، وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ حاصل نہیں ہو پائے، یا بالکل ہی ٹریک جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، تو اب رشیا کو مزید رکنا پڑے گا، یہاں پر ٹھہرنا پڑے گا؟ اسد صاحب کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ اسد محمود صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی بات ہم کر رہے تھے روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے. ایک اور چیز پہ، ایک اور کانفلکٹ کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. جی بڑے عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا جو حل ہے وہ نکلتا دکھائی نہیں دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہوتا یہ ہے کہ جب صورتحال کچھ بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے تو کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. میں بات کر رہی ہوں جی مشرق وسطیٰ کی ریاست ایران کی، جس نے دہشت گردی اور حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہوئے 24 امریکی شہریوں پر
पाबंदी आयद कर दी है। रॉयटर्स ये बताता है कि जिन अमरीकियों पर पाबंदी लगाई गई है, इन अमरीकियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। इनमें साबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जॉर्ज केसी और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी इसमें शामिल रहे हैं। इस फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया था। बताया जा रहा है कि इनमें मुतादिद कारोबारी अफराद और सियासतदान भी शामिल हैं और इन तमाम का जो ताल्लुक है, जो ये बहुत सरगर्म रहे, वो ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये पाबंदियाँ एक ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जब आलमी ताकतों के साथ जौहरी ताकतों के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार हो रहे हैं। तेहरान की अगर हम बात कर लें तो उसकी जानिब से मज़ीद किन अफराद पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ईरान ये पाबंदियाँ लगाने पर क्यों मजबूर हुआ है, पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इन पाबंदियों के बाद अब होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है, इस पर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगी, उनका तज्ज़िया लेंगे। तेहरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए कई महीनों से जारी बातचीत में तात्तुल के बाद मजीद 24 अमरीकी शहरियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक 9 अमरीकियों पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने और 15 को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी लगाई गई। आलमी खबरें इदारे रॉयटर्स के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जॉर्ज केसी, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी रूडी गिउलियानी, अमरीकी अफवाज के साबिक कमांडर जनरल ऑस्टन स्कॉट मिलर, साबिक अमरीकी वजीर तिजारत विल्बर रॉस और कई साबिक सफीर नई ईरानी पाबंदियों का निशाना बने हैं। तेहरान हुकूमत ने ये नई पाबंदियां एक ऐसे वक्त में आयद की हैं जब उसके आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वियना में 2015 के मुआहदे को बचाने के लिए ईरान और अमेरिका में तकरीबन 12 माह तक बिलवास्ता बातचीत हुई। फरीकैन का कहना है कि तेहरान और वाशिंगटन को बाकी मसाइल के हल के लिए सियासी फैसलों की जरूरत है। ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर ने इजलास से खिताब में कहा कि तेहरान के खिलाफ आयद जालमाना पाबंदियों के खात्मे के लिए एटमी मुज़ाकरात का 8वां दौर 27 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल की पेशकश पर 11 मार्च 2022 से सियासी सलाह मशवरे के लिए कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात इसके मुल्क के पायदार और वाज़े मफादात के हुसूल के लिए हो। इससे कबल जनवरी में ऐलान करदा इस तरह के इकदाम में ईरान ने 2020 में इराक में होने वाले ड्रोन हमले में अपने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर 51 अमरीकी शहरियों पर पाबंदी आयद की थी, जिनमें से अक्सर अमरीकी फौज से मुंसलिक एहलकार थे। ईरान ने 2021 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो समेत दीगर 8 शख्सियात पर भी पाबंदियां आयद की थीं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुंजमद ईरानी असासों में से $7 अरब की अजरा का मुआहदा तय पा गया है। अर्ना न्यूज एजेंसी के मुताबिक सईद खतीबजादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक आला सतह इलाकाई ओहदेदार मंगल को तेहरान का दौरा करेगा ताकि ईरान की मुंजमद करेंसियों में से $7 बिलियन जारी करने के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे सके। उन्होंने कहा कि ये रकम चंद हफ्तों में बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए ईरान के खातों में मुंतकिल कर दी जाएगी, जिसका तरीक़ाकार बरतानिया के साथ हाल ही में तयशुदा फ्रेमवर्क जैसा होगा। वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने बैरूनी इक्तिसादी ताल्लुकात की कोऑर्डिनेशन कमेटी के पहले इजलास से खिताब में कहा कि हम इज्जतमंद तौर पर पाबंदियों के खात्मे के लिए कोशां हैं। 3 यूरोपीय मुल्कों के साथ होने वाले मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त भी हासिल हुई है। रूस के साथ इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि वियना में किसी माहिदे की सूरत में मॉस्को इसमें रुकावट नहीं बनेगा। बात कर लेते हैं जी डॉक्टर आमना मसूद साहिबा से, फॉरेन अफेयर की माहिर हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिना साहिबा। जी डॉक्टर आमना महमूद। आमना साहिबा बहुत शुक्रिया। आमना महमूद साहिबा आप हमें ज्वाइन कर रही हैं, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी मुझे आवाज़ आ रही है। जी आमना महमूद साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैम ये फरमा दीजिएगा, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि पहले ही अमेरिका और ईरान के जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, ताल्लुकात की बात होती है, हमेशा इनके अंदर एक कशीदगी रही है। वो कशीदगी ख़त्म करने के लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स होती हैं, लेकिन जब कहीं लगता है कि शायद ये एफ़र्ट्स कुछ नतीजा सामने ले आएंगी, ऐसे में होता ये है। जी मैम। जी मैं बात सुन रही हूँ आपकी। अच्छा मैम ये फरमा दीजिएगा कि अब ये जो 24 अमेरिकी शहरियों पर पाबंदी लगाई गई है, आप नहीं समझती कि मुज़ाकरात का अमल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था, इसको पीछे धकेल देगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से ऐसे होता है और मुझे ये लगता है कि ईरान कुछ थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है
اور ईरान की जो पॉलिसी है वो हमेशा से एग्रेशन की रही है और बजाय कि वो किसी वक्त भी सबमिसिव हों, जिस वक्त वो मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं तो हमेशा ही ऐसा कोई इक़दाम करते हैं जिससे ये महसूस हो सके कि उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाए रखना इतना आसान नहीं है। और ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि वो सबमिसिव होके मुज़ाकरात नहीं करते और मुझे लगता है कि ये जो मूव है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसा लगा कि अमेरिका ये चाहता है कि इसमें उसे कामयाबी मिलनी चाहिए, उसको उस मुआहदे के अंदर दोबारा शामिल होना चाहिए। क्या हम फिर ये समझें कि कुछ ऐसी कुव्वतें यहाँ पर भी काम कर रही हैं जो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि ये मुआहदा इसमें अमेरिका की वापसी हो ही ना सके, ऐसा है, या आपको लगता है कि खुद दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि ये जो सैंक्शंस है ना ये सिर्फ सिंबॉलिक हैं। आप देखिए अगर उस लिस्ट को तो उन लोगों में मोस्टली उन लोगों के नाम है जो मिस्टर ट्रम्प के ज़माने में एक्टिव थे। दूसरे ये कि सैंक्शंस लगाने का मतलब ये है कि ईरान उनके एसेट्स को सीज़ कर देगा और उनके ईरान में ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो आप देखिए कि ये सारे लोगों के ईरान की तरफ ट्रैवल करने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं और ईरान के पास उनके कोई भी ऐसे असासे नहीं है जिनको वो सीज़ कर सके। तो इनफैक्ट ये जो पाबंदियां हैं ये बिल्कुल सिंबॉलिक हैं और ये अमेरिका को भी पता है कि ये सिंबॉलिक पाबंदियां हैं और सिर्फ ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि हम भी टिट फॉर टैट कर सकते हैं और हम भी असर्ट कर सकते हैं, इसलिए वन साइडेड मूव नहीं हो सकेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात के रास्ते में कोई ये बहुत बड़ी रुकावट है क्योंकि सिंबॉलिक हैसियत रखती है। तो दोनों तरफ से जब ये ख्वाहिश मौजूद है कि रीडू किया जा सके जेपीसीओ को तो फिर ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अच्छा, यानी आपकी समझ रहे हैं कि जो मैसेज देने की कोशिश की है ईरान ने, वो सिर्फ सिंबॉलिक है, तो उससे कोई इन मुज़ाकरात पर वो नहीं होने वाला, लेकिन जो मैसेज ईरान चाह रहा है वो अमेरिका तक पहुंच जाएगा। इससे कुछ मकासद जो इससे हासिल करना चाह रहा है वो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, यानी बस मकसद यही है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, दैट्स इट। जी, मकसद यही है कि हम भी इतने ही एक्टिवली आपको फॉलो कर रहे हैं और अगर आप भी थोड़ा-सा डेविएशन शो करते हैं, तो हम उससे ज़्यादा शो कर सकते हैं। आपने देखा कि ईरान ने पहले भी ऐसी पाबंदियाँ 2 दफ़ा लगाई हैं और उस वक़्त वो लिस्ट बहुत बड़ी थी। इससे पिछली वाली जो लिस्ट मिस्टर ट्रम्प के ज़माने में आई थी, वो कोई 60 लोगों की थी। तो ये लिस्ट तो बहुत छोटी है और इसमें जो सारे लोग शामिल हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ना ही उन्होंने ईरान की तरफ ट्रैवल करना है और ना ही ईरान की तहवील में उनके कोई असासे हैं जो मुंजमद किए जा सकें। तो ये एक सिंबॉलिक है और मैसेज है और हमने देखा कि ईरान ने हमेशा एक एग्रेसिव और प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी फॉलो की है और वो सबमिसिव होने को तैयार नहीं है और ये मैसेज उसी सिलसिले की एक कड़ी है क्योंकि पिछले दिनों जो यूक्रेन वॉर की वजह से जो नेटो असर्ट करी थी और जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स बिहेव कर रहा है इंटरनेशनल अरेना में, तो उसमें फिर ईरान को अपने आप को असर्ट करने और अपने जो एक एग्रेशन दिखाने की जरूरत थी और जाहिर है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सिर्फ एग्रेशन ऐसे ही दिखाई जा सकती है कि आप सैंक्शंस लगा दें। दो इन सैंक्शंस की एक सिर्फ सिंबॉलिक हैसियत है और प्रैक्टिकली ये वर्केबल नहीं है। ठीक है। अच्छा मैम, वियना में हम ये देख रहे हैं कि ये 2015 का जो मुआहदा है इसको बचाने के लिए ईरान और अमेरिका में तकरीबन 12 महीने होने वाले हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इस तरह से बातचीत जो है वो जारी है। ख़बरें ये आती रही हैं कि मामला हल के करीब है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की जो खारिजा पॉलिसी के सरबराह हैं उन्होंने ये पेशकश की है कि 11 मार्च 2022 से सियासी सलाह मशवरे के लिए कुछ दिन के लिए इस बातचीत को रोक दिया जाए। लेकिन कुछ आप बता सकती हैं कि ईरान चाहता क्या है असल में? क्या उसके मुल्क के पायदार और वाज़ेह मफादात हैं जिनका हुसूल वो चाहता हो कि इस मुआहदे से हो जाएं? क्या ईरान सिर्फ ये चाहता है कि उस पर आए जो पाबंदियां हैं वो हट जाएं, या पस पर्दा कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो मनवाना चाहता है अमेरिका से और दूसरे यूरोपीय यूनियन से ख़ास तौर पर? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा ना कि मुआहिदा हो गया 2015 में और दोनों जो पार्टीज हैं वो P+5 का P5+1 का मुआहिदा हो गया और सब पार्टीज उसमें मुतमईन थी। लेकिन मिस्टर ट्रम्प ने आके यूनिलैटरली अपने आप को विड्रॉ कर लिया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स को इस मुआहिदे से विड्रॉ कर लिया और उसके यूरोपियन पार्टनर्स ने भी कोई एग्रेशन शो नहीं की, कोई रिजर्वेशन शो नहीं की और वो खामोश हो गए इसके ऊपर। तो ईरान ने इसके ऊपर बहुत शदीद एहतजाज किया। मिस्टर बाइडेन आए तो उन्होंने इसको अंडू करने की बात की और इसको शुरू भी कर दिया, लेकिन उन्होंने वो पाबंदियां उठाई नहीं जो मिस्टर ट्रम्प ने एडिशनल लगाई थी। यानी एक तो मिस्टर ओबामा के दौर की पाबंदियां उन्होंने रिवाइव कर दी, बल्कि कुछ एडिशनल भी लगा दी।
मिस्टर बाइडन अगर एक पॉजिटिव नोट पे जाना चाहते और एक मैसेज देना चाहते तो वो कम से कम एडिशनल पाबंदियों को हटा लेते, लेकिन उन्होंने भी इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे रखा। और जब दोबारा मुज़ाकरात रिस्टोर हुए हैं तब भी उन्होंने कोई ऐसा इंडिया नहीं दिया कि हम ये पाबंदियां हटा लेंगे, जिसके ऊपर ईरान की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी। और आपने देखा कि कासिम सुलेमानी के केस जो मर्डर के बाद ईरान की पॉलिसी में काफी ज्यादा एक लाउड एग्रेशन हमें और असर्टिवनेस नजर आ रही थी। वो चाहते यही है कि सारी पाबंदियां विड्रॉ कर ली जाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी जो सॉवरेन स्टेट की हैसियत से उनकी बातें भी मानी जाएं और वो इक्वल फुटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। वो अमेरिका से एज अ सुपर पावर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो मुआहदा है ये दुनिया की जरूरत है, क्योंकि उन्हें खत्ते में अगर अमन कायम रखना है, खासतौर पे गल्फ रीजन में। और इस वक्त जबकि चाइना के साथ ईरान बड़ा क्लोज हो रहा है और चाइना उनका ऑयल भी खरीद रहा है, डिस्पाइट द इंटरनेशनल सैंक्शंस उन्होंने उसको फॉलो करने से इनकार कर दिया है, तो अब ईरान के पास इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रहा। उन्होंने बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया चाइना के साथ ऑयल की सेल का। तो इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि वो एक असर्टिव बुनियादों पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मनवा सकते हैं और अपनी शराइत पे बात करना चाहते हैं। और दिस इज द मैसेज फॉर दैट कि ये हम भी सैंक्शन लगा सकते हैं अगर आपने सैंक्शंस की टाइम नहीं है। जी, मुस्तहकम हैं काफ़ी हद तक, और इस इस्तेहकाम को मुस्तहकम होने को साबित भी कर रहे हैं, और ये पाबंदियां जो हैं ये उसी का एक हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की आमिना महमूद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही, अपना कीमती वक्त मैम आपने शेयर किया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। रुख करना है आज हमें फ्रांस का, जहां सदारती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और मौजूदा जो फ्रांसीसी सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन और मगरबी मीडिया के मुताबिक इंतहाई दाएँ बाजू की जो रहनुमा हैं मैरीन ली पेन विल, उन्होंने 12 उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और अब फ्रांस के जो अगले सदर हैं उनके ओहदे के लिए इन दोनों के दरमियान ही असल मुकाबला होगा। पहले मरहले में 90% से ज़ायद वोटों की गिनती के साथ मैक्रोन ने 29% और ल्यापेन 24% वोट हासिल कर सकी। आलमी मीडिया के मुताबिक 2 हफ्ते कबल तक सदर मैक्रोन ने रिवायती इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देने के बजाय रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशों को तरजीह दे रखी थी, लेकिन मैक्रोन के बरअक्स मैरिन ने मुल्क में महंगाई और आमदनी पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए कई महीनों से अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसको चलाए रखा। अब फ्रांस में सदारती इलेक्शन का जो अगला मरहला है नाज़रीन, जो दूसरा मरहला है वो 24 अप्रैल को होना है। इस इंतखाब के लिए 48.7 मिलियन राय दहिंदगान ने अपने नाम इंदराज कराए हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि आया दूसरे दौर में भी वोटर्स की शिरकत में इजाफा होगा या नहीं होगा, किसके हिस्से में कितने वोट आएंगे और कौन यहाँ का सदर बनता है, किसके इम्कानात कितने रोशन हैं। इस पर हमने एक डिटेल पैकेज तैयार किया है, आपसे शेयर कर लेते हैं। यूरोप की दूसरी बड़ी मईशत फ्रांस में सदारती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इतवार के रोज होने वाली वोटिंग के पहले मरहले में 12 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। 90% से ज्यादा वोटों की गिनती के साथ सदर मैक्रोन 29-28% और इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा मारीन ले पेन ने 24% वोट हासिल करके सरे फहरिस्त रहे, जबकि जन लोग 22% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। अब फ्रांस के अगले सदर के ओहदे के लिए सदर मैक्रोन और ले पेन के दरमियान ही असल मुकाबला होगा। आलमी मीडिया के मुताबिक सदर मैक्रोन ने 2 हफ्ते कबल तक रवायती इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देने के बजाय नुमाया तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए सफारती कोशिशों को तरजीह दे रखी थी। मुहिम देर से शुरू करने और सिर्फ एक रैली के बावजूद मैक्रोन ने तवक्को से कदर बेहतर कारकर्दगी दिखाई और आखिरी मुकाबले से कबल फौरी तौर पर अपने बेशतर शिकस्त खोरदा हरीफों की हिमायत भी हासिल कर ली। मैक्रोन का मौजूदा दौर इक़्तिदार उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। आलमी मीडिया के मुताबिक 2018 में नाम नेहाद येलो वेस्ट एहतजाजी तहरीक का जन्म मैक्रोन की कारोबार दोस्त पॉलिसियों और अमीरों के लिए टैक्सों में कटौती के नतीजे में हुआ। सदर मैक्रोन को मगरबी मीडिया में इतदाल पसंद तस्वुर किया जाता है, जबकि इनकी हरीफ दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली लिपेन को क़दामत पसंद सोच का हामिल माना जाता है। 2017 की इंतखाबात के दौरान यूरोपीय यूनियन और नेटो की मुखालफत के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। लेपेन ने अवामी मकामात पर मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी के हक में बयान देकर भी तनाज़ा पैदा कर दिया था।
वो हलाल गोश्त से भी निजात हासिल करने के हक में थीं। उन्होंने यूरोप के बाहर से मुहाजरत को कम करने के हवाले से भी मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके बरक्स हालिया कई महीनों से उनके नजरियात में एतदाल नजर आ रहा है और उन्होंने कई महीनों से जारी इलेक्शन कैंपेन में मुल्क में महंगाई और आमदनी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी वोटरों के लिए इस इलेक्शन में अहम तरीन मौज़ूआत यूक्रेन की जंग में फ्रांस का रद्द-ए-अमल, 2 साल से कोरोना की आलमी वबा के नतीजे में सेहत आमा के निज़ाम पर बढ़ने वाला दबाव और मुल्क की मुआशी मामलात हैं। इसके अलावा तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा भी अवाम के लिए अहम तरीन मौज़ूआत हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक फ्रांस की पहली खातून सदर बनने के लिए कोशान ली पेन का पहला राउंड का स्कोर 2017 के मुकाबले में खासा बढ़ गया है। फ्रांस में सदारती इलेक्शन का अगला और दूसरा दौर इतवार 24 अप्रैल को होगा। पहले मरहले में पीछे रह जाने वाले बाज दीगर उम्मीदवारों ने भी ले पेन की तायद की है। इस इंतखाबात के लिए 48.7 मिलियन राय दहिंदगान ने अपने नाम अंदराज कराए हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि आया दूसरे दौर में वोटरों की शराकत में इजाफा होगा या नहीं। बिल्कुल जी, मैक्रोन जीतते हैं या फिर यहाँ पर ये जो खातून उम्मीदवार हैं मैरीन ये कामयाब होती हैं, इस पर हम निगाह रखे हुए हैं। जब दूसरा मरहला होगा इंतखाबात का यकीनन हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, अब आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कौमी इंतखाबात की तारीख जारी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने 21 मई को मुल्क में इंतखाबात का दिन जो है वो करार दे दिया है। वेट किया जा रहा था कब अनाउंसमेंट होगी इस तारीख की, और अब फाइनली ये बता दिया गया है कि 21 मई को मुल्क में इंतखाबात हो रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो अहल वोटर्स हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 70 लाख से ज़ायद है और हर वोटर कानूनी तौर पर वोट डालने का पाबंद है। ऑस्ट्रेलिया में हर 3 साल बाद इलेक्शन का इनेकाद होता है, लेकिन मुल्क के मुश्किल सियासी हालात के पेश नज़र गुज़श्ता 15 सालों में स्कॉट मॉरिसन वो पहले वज़ीर आज़म है जो 2007 के बाद अपनी ओहदे की मुद्दत पूरी कर पाए हैं। पर इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को अपोजिशन पार्टी के रहनुमा एंटनी की शक्ल में सख्त मुकाबले का सामना है। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एल्बानीज़ मुसलसल राय आमा के जायज़ों में अपने हरीफ और मुल्क के वज़ीर आज़म से आगे दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने 21 मई को मुल्क में इंतखाबात का दिन करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में अहल वोटरों की तादाद 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है और हर वोटर कानूनी तौर पर वोट डालने का पाबंद है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कदामत पसंद जमातों, लिबरल और नेशनल पार्टियों की इत्तेहादी हुकूमत कायम है। गुज़िश्ता 15 सालों में स्कॉट मॉरिसन वो पहले वज़ीर आज़म हैं जो 2007 में लिबरल जॉन हॉवर्ड के बाद अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर पाए हैं और एक बार फिर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हालिया राय आमा के जायजों के मुताबिक इस बार इक़्तिदार में तब्दीली का इम्कान है। हिज़्ब इख्तिलाफ की लेबर पार्टी के लीडर अंटोनी अल्बानीज़ के इक़्तिदार संभालने की तवक्को की जा रही है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के इलेक्शन में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की लेबर पार्टी की मकबूलियत दीगर जमातों से ज्यादा थी और बहुत से सियासी पंडित यही पेशगोई कर रहे थे कि लेबर पार्टी ये इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। इस वक्त भी मुल्क में दोनों जानिब से इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। अपने हालिया बयान में स्कॉट मॉरिसन का कहना था कि खतरनाक जंगलात की आग, सैलाब की तबाहकारियों और कोरोना वबा के बावजूद हमारे मुल्क ने दूसरे के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अगर ऐसे में ये मईशत ना तजुर्बाकार हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी के लीडर के हाथ में दी गई तो ये एक बचगाना फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की 3 साला दौरा इक़्तिदार की बात करें तो अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर मसाइल पर वाज़ेह पॉलिसी न होने पर तनकीद की जद में रहे हैं। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को हालिया हफ्तों के दौरान अपने पुराने हरीफ को नस्ल परस्ती के जरिए दबाव डालने के इल्जामात भी सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम तारिकीन वतन के साथ बर्ताव पर भी इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से स्कॉट मॉरिसन पर तनकीद की जाती रही है। लेबर पार्टी दूसरी जंग अजीम के बाद सिर्फ 3 बार इक़्तिदार तक पहुंच सकी है, लेकिन हालिया सर्वे में अंटोनी अल्बानीज़ के जीत के 54% मौके हैं। माहिरीन का मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म की वबा और मौसमियाती तब्दीलियों की पॉलिसियां उनके वोट बैंक को मुतासर कर सकती हैं।
बिल्कुल जी, कोविड-19 को लेकर जो पॉलिसियां बनाई गई थी और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनके वोट बैंक को मुतासर कर सकती हैं। सिचुएशन जो भी होगी आपको आगाह रखेंगे। अभी खबर शामिल करनी है हमें बरआज़म अफ्रीका से, जहां जनूबी सूडान में खुराक का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। 77 लाख से ज़्यादा अफराद को यहाँ खुराक के बहरान का सामना है। और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट जो जारी की गई है वो ये बताती है कि जनूबी सूडान में खुराक की कमी की जो बड़ी वजह है वो मुसल्लह झड़पें हैं, सैलाब हैं और खुश्क साली है। नाज़रीन, मुल्की सियासी रहनुमाओं की जानिब से अमन की राह पर गामज़न रहने की अपील तो की गई है ताकि खुराक समेत दीगर चैलेंजेस से निपटा जा सके, लेकिन इसको लेकर खातिर खा इक़दाम होते दिखाई नहीं देते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया की बात करें तो वो ये रिपोर्ट करता है कि आलमी इदारे के पास फंड्स दस्तयाब नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2/3 से ज़्यादा आबादी को इंसानी इमदाद जो है वो फौरी मुहैया करने की ज़रूरत पर जोर तो दिया है, लेकिन इसके लिए $1.7 बिलियन की बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील कर दी गई है, क्योंकि फ़ंड्स आलमी इदारे के पास मौजूद नहीं हैं। जनूबी सूडान के हालात की अगर बात करें तो आलमी मीडिया हमें ये कहता हुआ दिखाई देता है कि 2011 में आज़ादी के बाद से यहाँ मुसलसल अदम इस्तेहकाम रहा है। मुसल्लह झड़पें हुई जिसके बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए और सूडान में दहाइयों से जारी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए 2018 में हमने देखा था कि एक अमन मुआहदा भी हुआ था जिस पर सिग्नेचर्स भी हो गए थे, लेकिन हालात में बेहतरी की तवक्को के बावजूद हालात में बेहतरी हो नहीं सकी। जनूबी सूडान के हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, 2018 में जो कोशिश हुई थी, जो सिग्नेचर्स हुए थे, जो अमन मुआहदा हुआ था, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया है, ये सारी चीज़ें हमने समोई हैं एक रिपोर्ट के अंदर, आपको दिखाएंगे। जनूबी सूडान में खुराक का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अल जजीरा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और जनूबी सूडान की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि इंतहाई शदीद मौसम, बढ़ता हुआ तशद्दुद और बेघर होने वाले अफराद की वजह से इस खित्ते में ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता एक साल में इसकी शिद्दत तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। मुसल्लह तसादुम, सैलाब और खुशसाली के शिकार इस मुल्क में 77 लाख से ज्यादा अफराद ग़िज़ाई बहरान का सामना कर रहे हैं, जो कि मजमूई आबादी का 63% बनता है। मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया है कि मशरकी रियासतों यूनन, जोंगले, अपरनेल और वराप में खुराक की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन ने जनूबी सूडान में मुहाजिरीन को अफ्रीका का सबसे बड़ा हिजरत का मसला करार देते हुए कहा, इस मुल्क के तकरीबन 23 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन जमहूरिया कांगो, इथियोपिया, कीनिया, सूडान और युगंडा में मुकीम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क जनूबी सूडान 2/3 से ज्यादा आबादी को फौरी इंसानी इमदाद की जरूरत है। मुहाजिरीन के लिए $1.7 बिलियन की इमदाद का मुतालबा किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी सूडान 2011 में आज़ादी के बाद से मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत और बागियों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए 2018 में अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद तवील खाना जंगी का खात्मा था। आलमी खबरिस्तान इदारे ने रिपोर्ट किया कि जनूबी सूडान के बहुत से खानदान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मिलने वाली खुराक पर गुजारा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऐलान किया था कि फंड्स की किल्लत की वजह से इनके लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद को खुराक फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। जनूबी सूडान के कई इलाकों में 6 माह में फंड्स की कमी की वजह से खुराक की फराहमी मुनक़ते है। जनूबी सूडान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की नायब कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि मौसमियाती बहरान के साथ इलाकाई झगड़े और लड़ाइयों ने लाखों लोगों को अंदरून मुल्क बेघर कर दिया है। जमीन काश्त के काबिल नहीं रही और लोग बेरोजगार हो चुके हैं। खुराक की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इनका सबसे ज्यादा असर जोंगलाई, लेग्स, यूनिटी और वराब रियासतों पर पड़ा है और वहाँ लोग फाके करने पर मजबूर हो चुके हैं। जनूबी सूडान दुनिया का सबसे नौउम्र नया आजाद मुल्क है, लेकिन दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। इसकी बड़ी वजूहात मुल्क में अरसा दराज से जारी खाना जंगी, मुनज़्ज़म गिरोहों की कार्रवाइयाँ और कत्लो गारत गिरी, हुकूमत करप्शन और नाअहली के अलावा शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ, आलमी वबाएं और बढ़ती महंगाई ने करोड़ों लोगों को फाका कशी के दहाने पर पहुँचा दिया है। अब भी अगर कोई लाए अमल न बनाया गया तो मुस्तकबिल में ये बहरान मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। पाकिस्तान का एजाज बरकरार। गुज़िश्ता आलमी मुकाबलों की तरह इस बार भी पाकिस्तान में बनाया गया फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होगा। कतर वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल सियालकोट में बनाया गया है। पाकिस्तान में तैयार किया गया फुटबॉल
गुज़िश्ता कई सालों से बैनुल अक़वामी मुकाबलों में इस्तेमाल हो रहा है। कतर में रवां साल होने वाले वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल को अर्रहला का नाम दिया गया है। शदीद गर्मी से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी शदीद मुतासिर होते हैं। ऐसे में भारत के एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से प्यासे बंदर को पानी पिलाने की वीडियो ने लोगों के दिल जीत लिए। प्यासे परेशान बंदर को तपती सड़क पर घूमते देखकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से रहा नहीं गया। पुलिस एहलकार ने बंदर को पानी पिलाया तो उसकी जान में जान आई। राहगीरों की जानिब से इस मंजर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई, जो देखते ही देखते वायरल हो गई और सारिफीन की जानिब से रहमदिल पुलिस एहलकार की खूब तारीफ की जा रही है। साइंसदानों ने एक नया अजीमुल जुस्सा गैसी सैयारा दरियाफ्त कर लिया है। माहिरीन फल्कियात ने अब जो नया सैयारा दरियाफ्त किया है वो इतना बड़ा है कि उसके सामने मुश्तरी एक छोटे से गुब्बारे जैसा नजर आता है। इस नए सैयारे को AB और एक गाय B का नाम दिया गया है और ये अपने साइज में मुश्तरी से 9 गुना बड़ा है। नासा के साइंसदानों का कहना है कि शवाहिद के मुताबिक ये सैयारा अभी तक अपनी तश्कील के बिल्कुल शुरू के मराहिल में है। अमेरिका की खातून रेंजर ने 100 बरस की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटी रेड सोस्कन अमेरिका के नेशनल पार्क की मामर तारीन खातून रेंजर के फराइज निभा रही थीं। बेटी रेड ने 15 साल कबल नेशनल पार्क में रेंजर की मुलाजमत इख्तियार की थी। मामर खातून रेंजर ने रिचमंड शहर में वाक़े फ्रंट नेशनल तारीखी पार्क में भी 15 साल खिदमत अंजाम दी थी। बेटी रेड ने 1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में अमरीकी एयरफोर्स का भी हिस्सा रही। रिटायरमेंट के मौके पर खातून रेंजर का कहना था कि बतौर रेंजर अपने फराइज अंजाम देना उनके लिए बहुत अहम और जिंदगी के यादगार लम्हात में से एक है। लेकिन अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी चंद साल अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ गुजारना चाहती हैं।